नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जान रहे हो कि आप लोगों की फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन की जो एमसीक्यू की सीरीज है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। और उसी सीरीज में हम जो है आज पुनः आगे बढ़ने वाले हैं। तो और आपके बीच में जो है सीरीज एमसीक्यू की चल रही है, मेरे ख्याल से ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर साबित होने वाली है। ठीक है भाई, चलो। तो एग्जाम आपका जो है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिन भाइयों को लगता है कि सर आप जो एमसीक्यू करा रहे हैं वो तो ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि अपने पास जो है कि थोड़ा पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लूं ताकि हमारी प्रिपरेशन क्या हो सके, थोड़ा अच्छी हो सके। ठीक है भाई। तो उन भाइयों के लिए क्या है कि आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पे सर्च बार में क्या टाइप करेंगे, globalitI.org। globalitI.org जो है सर्च करेंगे और आपको जैसा यहाँ पे पेज खुल के आ रहा है वैसे ही डी सेम टू सेम वहां पे भी आपको पेज खुल कर आएगा। और आप देख रहे हो यहाँ जैसे आप सब चाहते हो आप आपके एग्जाम में निमी से जो है क्वेश्चन आते हैं, तो वहां आपके यहाँ पे जो है कि आपको निमी से रिलेटेड सारे टेक्स्ट बुक पीडीएफ सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो। तो ये चाहते हो तो आप अपने से डाउनलोड कर सकते हो। चलो, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आपकी जो है कि आज दूसरी क्लास है मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, चलो। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई। यानी जो चित्र में ये दिखाया गया है, चित्र में ये जो दिखाया गया है पीपीई, यानी इसको क्या बोलते हैं, पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कल मैं आपको बता दिया हूं पर्सनल, मैं चेंज कर लेता हूँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये कौन सा है, आपसे ये पूछा है, ये कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, आपसे ये पूछा है। तो आप लोग देख रहे हो भाई कि जो नोज मास्क, तो भाई नाक वगैरह की सुरक्षा के लिए, धुएं वगैरह की सुरक्षा के लिए आप क्या करते हो, नोज मास्क यूज करते हो। नोज मास्क तो ये है नहीं। दूसरा ऑप्शन ऑप्शन है सर का कवच, हेड शील्ड। जैसे कि आप इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हो तो सर की सुरक्षा के लिए जो है क्या करते हो, हेलमेट का यूज करते हो। भाई हेलमेट भी नहीं है ये तो। तीसरा ऑप्शन है फेस शील्ड और चौथा ऑप्शन है हैंड स्क्रीन। तो देखो, आपके नीमी वाले बुक में इसका आंसर जो है कि क्या दिया है, डी। लेकिन इसको अगर कोई बंदा पहली बार देखेगा, कोई पहली बार देखेगा तो इसमें कंफ्यूज जाएगा, सर ये तो मुझे लग रहा है कि स्किन को जो है कि शील्ड करने के लिए यानी सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। तो भाई ऐसा नहीं है। ये जो है बाहर से का चित्र दिखाया गया है, ये जो है अंदर से चित्र दिखाया गया है। और जो ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे आप जो है हाथ डाल के अपने हाथों को सुरक्षा पूर्वक, मतलब हाथ को सेफ्टी प्रदान करके आप कोई इंडस्ट्री में कोई भी जो है कि जैसे आयरन इंडस्ट्री हो गया, वहां पे जो है कटिंग वटिंग का काम होता है, तो वो काम कर सकते हो। तो ये आपका आंसर कौन सा सही है भाई? डी ऑप्शन। कौन सा आंसर है सही है? ठीक, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो। अभी अगला देखो, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। मतलब इनमें से जो चार ठो आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें जिसमें जो है कि अपशिष्ट पदार्थों का अवघटन होता है तो सबसे अधिक एनर्जी मिलती है, सबसे अधिक एनर्जी मिलती है। इसके बारे में कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था और आज भी थोड़ा कर देता हूं। चलो देखो, पहला है लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब होता है जमीन में भरना। जमीन में भरने का मतलब ये होता है कि जैसे अपशिष्ट पदार्थ आपके घर वगैरह निकलते हैं, कूड़ा कचड़ा वगैरह, ठीक है, उन सब चीजों को क्या करो, आप जमीन में गाड़ दो, गड्ढा खनो, गड्ढा खनने के बाद क्या करो, उसको गाड़ दो और ऊपर से ढक दो। धीरे धीरे वो सड़ता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो सड़ता जाएगा। तो एक प्रकार खाद बन जाता है वो तो, ठीक है। ऊपर का क्या 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 खाद बन जाता है। तो क्या बोल रहा है कि क्या इसमें एनर्जी बचती है? चलो भाई देखते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, भस्मीकरण। भस्मीकरण के बारे में मैं कल ही बताया था कि भस्मीकरण क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको जो है अलग से हीट दे करके, यानी जो है कि उसको टेम्परेचर दे करके, यानी आग लगा करके उसमें क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं ताकि भस्म, भस्म का मतलब क्या होता है, राख, राख के रूप में परिवर्तित हो जाए। और राख के रूप में प्रत्युत हो जाएगा तो भाई उसका जो वॉल्यूम है यानी आयतन और द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो क्या बोलता है, इसमें एनर्जी बचेगी नहीं। इसमें तो कल मैं बताया था कि सबसे अधिक हीट यानी उष्मा इसी में उत्पन्न होगी। किसमें? भस्मीकरण में। किसमें? भस्मीकरण में। थर्ड ऑप्शन है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब होता है खाद, खाद बनाना, खाद बनाया फिर खाद डालना। तो आप लोग जानते हो कि भाई आप लोग के घर जो है कि जानवर होंगे, गाय भैंस वगैरह,
उन सबका जो गोबर होता है उन सबको क्या करते हैं, तो खेतों में से फेंक देते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो है कि पानी भर देते हैं, नेचुरल तरीके से वो सड़ता गलता है, ठीक है, तो वो खाद होता है। लेकिन मैंने बताया था रिसाइकलिंग के बारे में भी कल बताया था। रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि पुनर्चक्रण, इसका शब्द सही क्लियर है कि पुनर्चक्रण, इसका मतलब ये है कि कोई अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, उसको आप जो है कि एक बार यूज कर लिए, कोई नॉर्मल सी चीज है, आप यूज कर लिए, वो खराब पदार्थ निकल गया, नहीं अपशिष्ट पदार्थ निकल गया, अब उसको क्या करोगे, पुनः जो है कि उपयोग के योग्य बनाओगे, क्या करोगे, पुनः जो है उपयोग के योग्य बनाओगे, फिर उसका एक बार उपयोग करोगे, दोबारा जो है अपशिष्ट पदार्थ बनेगा। इसका मतलब क्या है कि एक इसको आपने क्या किया, 2 बार इसका उपयोग किया, क्या किया आपने, इसका 2 बार उपयोग किया, इसका मतलब आपको 2 बार एनर्जी दी। 2 बार एनर्जी देने का मतलब यह है कि सबसे अधिक ऊर्जा बचाने का काम तो यही किया। हाँ भाई, सबसे अधिक ऊर्जा बचाने का काम तो यही किया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है भाई, देखो which artificial respiration method is to be performed to the victim with इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली, यानी यदि कोई व्यक्ति है उसके छाती पर और पेट में जो है कि चोट लग गई हो, तो निम्न में से ऐसी कौन सी विधि है जिसका उपयोग करके आप उसको रिलीफ दिलवा सकते हो, थोड़ा बहुत आराम दिलवा सकते हो। तो चलो देखो भाई, देखो सेफर विधि क्या होता है, सेफर विधि होता है जब किसी व्यक्ति को पीठ पे चोट लग जाए ज्यादा, किस पे, पीठ पर जब चोट लग जाए, तो उस विधि उसको जो है रिलीफ के लिए आप कौन सा यूज करते हो, विधि यूज करते हो, सेफर विधि यूज करते हो। कौन सी, सेफर। एक होता है सिल्वेस्टर मेथड, क्या होता है, सिल्वेस्टर मेथड, ठीक है। तो सिल्वेस्टर मेथड क्या होता है, सिल्वेस्टर मेथड क्या होता है, जब आपको यानी किसी भी मरीज को यानी पीड़ित को जो है कि सीने वगैरह में चोट लग जाए, ठीक है, तो वहां पे कौन सा विधि आप यूज करते हो, सिल्वेस्टर मेथड यूज करते हैं। कौन सी, सिल्वेस्टर मेथड। और नेक्स्ट देखो माउथ टू माउथ मेथड, यानी जब किसी व्यक्ति को सांस वगैरह लेने में काफी दिक्कत हो जाती है, जिससे विद्युत झटके लग जाते हैं, तो आदमी बेहोश पड़ जाता है, तो उस समय क्या होती है, उसको होश नहीं रहता है, तो एक्चुअली वो जिंदा भी रहता है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं तो मर गया, तो उसमें क्या करते हैं, एक जो है कि इंसान जो पीड़ित है, वो उसके मुख में आप क्या करते हो, तेजी से जो है हवा को फूंकते हो, तो वो ये विधि है। चलो नेक्स्ट है कि मुख से नाक विधि, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप अपने मुख से, यानी जो नॉर्मल पर्सन है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके नाक में जो है अपने मुख से तेजी से हवा भरता है, ताकि उसके फेफड़े क्या हो जाए, फूल जाए, फेफड़े फूल जाए का मतलब क्या है, उसमें जो ऑक्सीजन जो है कि चला जाएगा, तो हो सकता है यदि वो मतलब मरने की कंडीशन में हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसको जो है कि आसार हो जाए जीने की, तो उसको जो है कि आप जो है कि क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन टाइम यानी स्वर्ण टाइम में क्या करते सकते हो, उसको हॉस्पिटल में ले जा सकते और उसको बचा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है, नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, यानी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, ठीक है। तो जो कृत्रिम तरीके से है ना, पहला ऑप्शन क्या है, कृत्रिम तरीके से जो सांस देने की विधि है वो कौन सी है भाई, डी नंबर, कौन सी है भाई, डी नंबर, ठीक है भाई। चलो अभी आगे देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन, यानी किस प्रकार की व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। संक्रमण का मतलब समझो भाई, संक्रमण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई रोग मुझे हुआ है, जैसे कोई रोग मुझे हुआ है, बगल में कोई मेरा भाई है, साथ रह रहा है, खा रहा है, सो रहा है, उसके रहने मेरे केवल साथ रहने से जो है उसको भी क्या हो जा रहा है, वो रोग हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, संक्रमण, क्या बोलते हैं भाई, संक्रमण। तो देखो अब बोल रहा है विद्युत नुकसान, इसका मतलब ये है कि भाई यदि किसी को बिजली मार दी है, ठीक है, सपोज तार किसी ने पकड़े, उसको बिजली लग गई है, तो क्या आप उसको 2-4 फीट बगल में खड़ा रहोगे तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक कि आप उसको टच नहीं करोगे, जब तक कि आप उसको टच नहीं करोगे। तो संक्रमण का मतलब ये है कि टच ना करो, अगल बगल रहो, थोड़ा पास में रहो, तो भी वो प्रॉब्लम हो जाए, उसका वो मतलब होता है संक्रमण का। तो विद्युत नुकसान गलत बात है। चलो ठीक है, देखो फिजिकल खतरा क्या है, फिजिकल खतरा। लास्ट क्या है, मानसिक नुकसान। मानसिक नुकसान का मतलब यह है कि यदि आपके पास, यदि कोई पागल व्यक्ति सपोज अगल बगल देखोगे रहता ही होगा, क्या उसके आस पास रहने से क्या आप पागल हो जाते हो क्या, बिल्कुल नहीं होते हो। आप पागल हो जाते हो क्या, बिल्कुल नहीं होते, नहीं होते। शारीरिक खतरा, शारीरिक खतरा का मतलब ये हुआ मेरे भाई, जैसे कि आपको, मेरे को सपोज मेरे को कोई चोट लगी है, मेरे को कोई चोट लगी है, तो क्या मेरे आस पास खाने पीने सोने वाले व्यक्तियों की क्या ऐसा हो सकता है कि उसको भी
जो है कि उस रोग वो चोट लग जाए, यानी उसके कारण कुछ प्रॉब्लम मुझे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक है बायोलॉजिकल नुकसान। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक नुकसान। जैविक नुकसान का मतलब ये होता है मेरे भाई, जैविक नुकसान का मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई जैसे देखो होता है कि एक क्षय रोग जिसको आप टीबी बोलते हो, तो लोग खांसते रहते हैं, इसमें खांसते हैं, और क्या होता है कि उनके अंदर के जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े जो है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर आते हैं, ठीक है, तो उनके कारण क्या हो सकता है, संक्रमण हो जाता है। तो वो जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल हजार्ड है, वो क्या होते हैं कि संक्रमण इनके कारण हो सकता है, किनके कारण, बायोलॉजिकल हजार्ड के कारण। ठीक है भाई, चलो तो बी इज द बेस्ट आंसर। चलो अगला देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल, यानी जो चित्र में टूल दिखाया गया है उसका प्रयोग क्या है। अगर आपको लोगों को टूल क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, हो सकता है क्लियर हो जाए। क्लियर हो रहा है भाई, एक सेकंड, तो मैं पेन ब्लैक कर ले रहा हूँ। चलो अब मेरे ख्याल से होगा क्लियर। ठीक है भाई, ठीक है, यानी जो चित्र दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है, इसमें ये कौन सा है, इसका काम क्या है। पहली बात तो ये जान जाओ कि इसका नाम मैं कल ही बताया था, इसका नाम मैं कल ही बताया था, पिंसर बताया था। क्या बताया था भाई, पिंसर। पिंसर किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। किस प्रकार का भाई, ये इस प्रकार का होता है। ठीक है, यानी एक इधर इसको, इस अगर नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कभी कभी सड़सी लोग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सड़सी, जो अगर हमारे यूपी बिहार के लोग होते जानते होंगे, बाकी भाई दूर दूर के लिए, दूर वाले तो नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो उसको पिंसर ही समझो। तो ये क्या कर रहा है, कल ही बताया था कि जो छोटे कील, तो बड़े कील नहीं, छोटे कील वगैरह यदि किसी जो है कि क्या बोलते हैं, लकड़ी वगैरह में हो गया या फिर दीवार वगैरह में हो गया, ऑलरेडी गड़ी हुई है, उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। कौन, यही वाला पिंसर। इसका नाम एक्चुअली पूछा नहीं है, बट जान जो कल ही बताया था, इसका नाम क्या है, पिंसर। चलो देखो कौन सा है, गर्म पदार्थों को पकड़ने के लिए नहीं, तारों को काटना और मोड़ना नहीं। देखो भाई, तारों को काटने और मोड़ने के लिए हम जो है कि दूसरे प्लायर का यूज करते हैं। ठीक है, जो है कि पिंसर का यूज नहीं करते हैं। लकड़ी के कीले निकालने के लिए जो मैं अभी बता रहा हूं आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। लास्ट है, लूजिंग एंड टाइटिंग द बोल्ट्स एंड नट्स, यानी नट और बोल्ट को टाइट करने के लिए। तो देखो भाई, नट और बोल्ट को टाइट करने के लिए सारे मेरे भाई को पता होता है कि भाई नट और बोल्ट को टाइट करने के लिए स्पाइनर और रिंग का प्रयोग करते हैं, स्पाइनर और रिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, सी नंबर। कौन सा है भाई, सी नंबर। चलो अगला देखो भाई, हाउ विल द डायग्नोज द विक्टिम इफ सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक मतलब होता है हार्ट, यानी यदि किसी व्यक्ति को जैसे हार्ट अटैक हो गया है, ठीक है, तो हार्ट अटैक हो गया तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि भाई उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसको जो है कि हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए। तो ऑप्शन देखो, पहला रीढ़ की हड्डी में दर्द, जी बिल्कुल नहीं, रीढ़ की हड्डी में दर्द से कोई जो है कि आपके हार्ट अटैक का लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, पूरी मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। देखो बंद वैसे तो यदि सोचा जाए तो नॉर्मल लैंग्वेज में, यदि आदमी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो तो भी बिल्कुल ऐसे शांत खड़ा हो जाता है, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेट में अधिक सूजन। देखो पेट में अधिक सूजन तो दुनिया भर के आजकल जो है कि बीमारी हो गई है। नॉर्मल खाता खेलता आदमी को भी जो है कि जो है कि पेट फूल जा रहा है, और जो है कि गैस का या डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू हो जा रहा है। ठीक है, तो गैस का इससे कोई लेना देना हार्ट अटैक से नहीं है। लास्ट ऑप्शन देख रहा है कि भाई होठों के चारों नीला पड़ जाना। तो जब हार्ट अटैक आता है ना, जब भाई हार्ट अटैक आता है तो होठ क्या होता है, चारों नीले पड़ने लगते हैं, आंखें जो है कि काली पड़ने लगती हैं। ठीक है, और आदमी को एक्चुअली क्या होता है, हार्ट में बहुत तेज दर्द होता है। हार्ट जो यहाँ पे दिया ना, पेट में अधिक सूजन, तो ये नहीं, जो आपका जो हार्ट होता है ना भाई, उसमें बहुत तेज से क्या होता है, दर्द होता है। क्या होता है, दर्द, जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज भाई, सीना में बहुत तेज दर्द होता है, छाती में क्या होता है, बहुत तेज दर्द होने लगता है। किसमें, हार्ट अटैक में। तो अपीयरेंस ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, यानी होठों के चारों ओर क्या होता है, उसके नीला पड़ने लगता है और होठ वगैरह सब सूखने लगते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। चलो अगला देखो, क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, यानी जो चित्र में दिखाया गया टूल है उसका नाम क्या है। तो भाई इसका नाम क्या है, देखो
एक वायर स्ट्रिपर होता है। वायर स्ट्रिप मीन्स क्या होता है, छिलना। स्ट्रिप मतलब क्या होता है भाई, छिलना। तो जो वायर स्ट्रिपर होता है वो क्या करता है, तार पर से क्या करता है, तार पर से इंसुलेशन को हटाता है, यानी तार को छीलने का काम करता है। कौन, वायर स्ट्रिपर। कौन भाई, वायर स्ट्रिपर। तो ये वायर देखो, वायर स्ट्रिपर तो है नहीं। चल एक देखो कॉम्बिनेशनल प्लायर। देखो कॉम्बिनेशनल प्लायर कोई, मुझे नहीं लगता कोई बंदा नहीं देखा होगा। कॉम्बिनेशनल प्लायर लगभग सभी लोग देखे होंगे। क्यों, क्योंकि भाई कॉम्बिनेशनल प्लायर ही है जो है कि सभी जगह मिलता है, लगभग सभी लोग यूज करते हैं। उसमें आप वायर भी काट सकते हो, वायर छिल भी सकते हो, ठीक है। और नॉर्मल छोटे मोटे काम जितने भी है प्लायर के, वो सारे काम तार मोड़ भी सकते हो, उसमें कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशनल प्लायर जो होता है सभी जो है काम का क्या होता है, मिक्सर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंबाइन काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल प्लायर। ठीक है, इसको कॉम्बिनेशनल प्लायर को, ठीक है। तो ये नहीं है। अभी देखो डायगोनल कटिंग प्लायर। देखो डायगोनल कटिंग प्लायर ये क्या है आपका, ये क्या है भाई, डायगोनल कटिंग प्लायर है। इसको एक शब्द और नाम देते हैं, इसको एक शब्द और नाम देते हैं, जिसका नाम है साइड कटिंग प्लायर। क्या नाम भाई, साइड कटिंग प्लायर। नोट करके रख लेना। तो डी इज द बेस्ट आंसर भाई। चलो अगला देखो। अगला है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। भाई इस सुरक्षा चिन्ह का नाम मैं कल ही बताया था। जो वार्निंग होती है वो त्रिभुज में होती है, ठीक है। जो मैंडेटरी होता है वो भी वो वर्ग में यानी सर्कल में होता है। जो निषेधात्मक होता है वो भी सर्कल में होता है, बट काटा गया होता है। जो इंफॉर्मेशनल होता है, जो इंफॉर्मेशनल होता है वो वर्गाकार में भी हो सकता है, आयताकार में भी हो सकता है, षष्ठभुजाकार में भी हो सकता है, मतलब कई फॉर्म में हो सकता है इंफॉर्मेशनल जो है कि सूचनात्मक। तो ये जो आपका क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका जो चिन्ह दिया गया है ये क्या इंफॉर्मेशनल सूचना चिन्ह है, यानी किसी चीज को इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या है, किसी चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला देखो कि व्हाट विल बी फर्स्ट एड किट टू बी गिवन द टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। कोई विक्टिम है, पीड़ित रोगी है, उसको जो है कि ब्लीडिंग होने लगी, यानी खून बहने लगा। तो तुरंत जो फर्स्ट एड किट का मतलब होता है कि तुरंत जो है कि तुरंत के उपचार के लिए आप क्या करोगे, तुरंत उपचार के लिए आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन दिया मलहम लगाओगे। भाई मलहम रहेगा तब तो लगाओगे। आप जो है कि सपोज दैट किसी जो है कि खाड़ी वगैरह में काम कर रहे हो, कोल इंडस्ट्री में होता है जहाँ पे कोयला वोला खना जाता है, तो कुछ अंदर जाके खन रहे हो तो वहां पे कहाँ लेके जाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, चोट लगे हुए भाग को ऊपर दबना, ऊपर रखना। जो भाग देखो भाई, ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, आपको चोट लग गया, यदि ब्लीडिंग हो रही, नस वगैरह कट गई, तो नस में इतना प्रेशर होता है, आप लोग जानते होगी कि भाई ब्लड में जो आपका जो हार्ट होता है, एक बार में कम से कम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो 70 75 72 बार जो है कि क्या करता है, जो है कि ब्लड जो है कि पंपिंग करता है ब्लड को। तो उसकी प्रेशर बहुत हाई होती है, तो ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, प्रेशर के साथ जो है ब्लड बाहर आएगा, तो गलत बात है। चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। भाई वही तो बात होगी, जब आपके पास सिस्टम रहेगा तब तो ड्रेसिंग करोगे। लास्ट ऑप्शन क्या है, अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पर्सन, यानी चोट लगे हुए भाग पर क्या करोगे, आप दबाव डालोगे। तो आप लोग कभी ध्यान देना, अगर थोड़ा सा कभी चोट भी ले जाए तो उसको बहुत तेजी से दाब दो, इतना तेज से दाब दो कि अंदर के जो आपका ब्लड का प्रेशर उससे तेजी से आप दाबो, उसका आपका प्रेशर जो है दाबने का उससे ज्यादा हो, तो क्या होगा, ब्लड आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जो है कि 4 लोग 6 लोग को बुला दो भाई, एक हाथ से दाबे रहो और दूसरा जो है कि फोन कर दो भाई ऐसा ऐसा कांड हो गया है, 5-10 मिनट लोग आ जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है भाई, चलो देखो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। चलो अगला देखो, what immediate action should be taken to the rescue the victim if he is still in contact with the electrical power supply, यानी पीड़ित को बचाने के लिए क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में हो, यानी यदि कोई व्यक्ति है उसको सप्लाई शॉक मार दिया है, ठीक है। ऐसे ये तार है, सपोज दैट ये तार है, उसको जो है उसने पकड़ लिया है, आप जानते हो कि भाई लाइन पकड़ लेती छोड़ती नहीं है, तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया हाथों द्वारा खींचे या फिर धक्का दें। आप क्या करोगे, आप लोग ध्यान देना, कभी भी यदि किसी व्यक्ति को भाई सप्लाई जो है कि बिजली लगे तो कभी भी उसको टच नहीं करना है, उसको टच कभी भी नहीं करना है, क्योंकि उसको टच करोगे तो तुरंत आपको लाइट मारेगी और उससे कहीं ज्यादा आपको लाइट मारेगी, यानी झटका लगेगा। तो हाथ द्वारा खींचे धक्का दे ऐसा काम बिल्कुल कभी नहीं करना। हाँ कोशिश कर सकते हो कि कहीं डंडा वगैरह हो जिसको आप इंसुलेशन वाली चीज हो, उसमें बिजली न प्रभावित हो सके, उससे कोशिश कर सकते हो छुड़ाने की। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, अपने प्राधिकारों विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे अथॉरिटी को, यानी आपके ऊपर जो आपका जो है कि
विभाग है उसको फोन करोगे, आप सुपरवाइजर या फिर आपके विभाग के अधिकारी उनको फोन करोगे, भाई उसमें कंडीशन में जब लाइट मार दी है तो आप क्या करोगे, किसी को फोन लगाओगे कि कुछ अपना दिमाग सोचोगे, तो ये गलत बात है। नेक्स्ट है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। अब भाई जब तुम खुद हो तो किसी को क्यों बुलाओगे, वो भी तो आएगा जो तुम सोच रहे हो, तुम वही तो करेगा, तो गलत बात है। लास्ट ऑप्शन है संयोजकों को अलग करके सप्लाई को बंद कर दे, ठीक है, यानी ब्रेक कंटेक्ट स्विचिंग, यानी लास्ट ऑप्शन क्या बता रहा है, डी, लास्ट ऑप्शन ये बता रहा है मेरे भाई कि आप क्या करोगे कि सप्लाई को ऑफ कर दोगे। तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, सप्लाई से ऑफ करने से बढ़िया तरीका कुछ नहीं भाई, ऑफ कर दो आप भी से, उसको जितना खराब कर चुका है खराब कर ही चुका है, ठीक है भाई। चलो अगला देखो। नेक्स्ट है कि इसके इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है, इस जो कासन दिया उसका चिन्ह का नाम क्या है, मैं आप लोगों की बात बता दूं, देख रहे हो मेरे भैया, एक सेकंड, चलो ये देख रहे हो ना, ये जो है कि त्रिभुजाकार है, ये कट 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 ऐसे है, एक व्यक्ति जो है कि रेलवे क्रॉसिंग को जो है क्या कर रहा है, पार कर रहा है, यही तो है, ये रेलवे क्रॉसिंग है, ये व्यक्ति ये पार कर रहा है, तो देख लो कौन है भाई, स्कूल है नहीं है, गार्डेड है नहीं है, अनगार्डेड है नहीं है, ये क्या दिया है, पैदल क्रॉसिंग, क्या दिया है, पैदल क्रॉसिंग, यानी एक व्यक्ति है जो है कि जो एक दिखाया जा रहा है कि हाँ रेल की पटरी को क्रॉस करा, इसका मतलब है कि भाई आगे बगल में जहां भी इसका जो है कि आपको सावधानी, कॉशनरी साइन, यानी कॉशन साइन का मतलब होता है सावधानी वाला चिन्ह, कौन सा, सावधानी वाला चिन्ह, इसकी हिंदी होती है सावधानी वाला, तो भाई सावधान जो है आगे जो है कि पैदल क्रॉसिंग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर भाई। चलो अगला देखो, चलो विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विद द रिस्क ऑफ डाइंग, यानी यदि किसी व्यक्ति को जो है कि सिर पर चोट लग गई है तो उसके लिए गोल्डन टाइम क्या है ताकि उसको बचाया जा सके यदि मर रहा है तो। देखो गोल्डन टाइम का मतलब क्या होता है ये थोड़ा समझो, गोल्डन टाइम का मतलब ये होता है, देखो गोल्ड का मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना, सोना का मतलब क्या है, इसमें देखो बहुत महंगा है भाई, तो जो कि बहुत क्या है, महंगा है, तो भाई जो चीज महंगी है वो क्या इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो गोल्डन टाइम वही होता है कि यदि किसी व्यक्ति को चोट वगैरह लग गई है तो वह जैसे ही चोट लगी उसके 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जो शुरू का चोट लगने के जस्ट बाद का कुछ समय होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसको बचाने के लिए, क्यों, क्योंकि सपोज यदि किसी व्यक्ति का जो है कि नस ही कट गया, नॉर्मल कंडीशन मान लो नस ही कट गया हो, उसमें जो है ब्लड बहना बहुत तेज जाता है, लेकिन यदि 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर यदि उसका इलाज हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो भाई पूरा ब्लड निकल जाएगा तो उसको बचाने वाला कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, ठीक है। तो वही गोल्डन टाइम ये बताता है कि भाई चोट लगने के जस्ट बाद तक का कुछ वो समय जिसमें आदमी की कंडीशन बिल्कुल खराब हो फिर भी उसको बचाया जा सके, तो हमारा होता है गोल्डन टाइम, या फिर गोल्डन आवर बोलते हो। तो जब यदि सिर पे चोट लगा है तो उसके लिए गोल्डन आवर हमारा होता है 30 मिनट, कौन सा होता है भाई, 30 मिनट, यानी आधा घंटा, आधा घंटा के बहुत ज्यादा कंडीशन में किसी को चोट लग गया, सर फट गया है, तो एक्चुअली ऐसे केस में तो आदमी 10-5 मिनट भी नहीं चल पाता है, लेकिन हाँ कुछ कंडीशन ठीक है तो हाँ आधा पौना घंटा यदि कोई बचा लिया तो डॉक्टर मिल गया तो बचा लेगा, नहीं तो वरना बचा नहीं पाएगा, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही भाई, आधा घंटा। चलो ऑप्शन नंबर बी, अगला देखो, विच कंडीशन, कंडीशन देखो एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन यन नहीं हटा है तो लिख लेना आप लोग, ठीक है, यन कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज अ कोमा, यदि कोमा मतलब सब लोग जानते हो कि यदि कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसका इसमें दिया है कोमा की स्थिति है, तो उसको आप कैसे कह सकते हो भाई कोमा में है। देखो कोमा का मतलब भी सिंपल सा ये है, यदि कोई डॉक्टर, कोई मतलब व्यक्ति मरीज यदि कोमा में चला जाता है तो उसको जानते हो क्या बोलते हैं, उसको डॉक्टर जो होते हैं उसको बोलते हैं कि इसकी बायोलॉजिकल डेथ हो चुकी है, बायोलॉजिकल डेथ का मतलब हो चुका है कि जैविक रूप से मर चुका है, जैविक मृत्यु हो चुकी है, यानी वो क्या है, केवल जिंदा भर है और उसका कोई मतलब नहीं है। कोमा में चला गया जानते हो भाई, आदमी दिमाग कुछ नहीं कर रहा है, लेटरिंग है, वॉशरूम है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना, हर एक चीज दूसरों को कराना पड़ता है, अपने से उसको कुछ भी नहीं पता है, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं भाई उसकी बायोलॉजिकल डेथ हो चुकी है। तो वही पूछा है कि उसके क्या उसको होना चाहिए, मतलब कोमा में है तो उसको क्या कर सकता है, देखो बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, भाई जब बुलाने पर उत्तर देगा तो कोमा में कहां से रहा, देखो होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ये तो बात कहां से बात कर रहा है बताओ, सांस लेना पर उत्तर न देना, देखो सांस लेने का मतलब ये नहीं है कि वो कोमा में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। लास्ट देखो परी नहीं है भाई, देखो पूरी लिखना, ठीक है, पूरी तरह संवेदनहीन होकर
लेटर आना तथा बुलाने पर उत्तर मत देना, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, डी बेस्ट आंसर। संवेदनहीन का मतलब हो रहा है उसको दो चार थप्पड़ मार दो उसको फर्क भी नहीं पड़ने वाला, उसको जो सेंस करने की क्षमता है जैसे ना उसको खत्म हो चुकी है। ठीक है भाई, तो डी आपका बेस्ट आंसर। चलो, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज, यानी जो ये गेज दिखाया गया है इसका क्या प्रयोग है। देखो ये पहली बार बता दूं मेरे भाई, इस गेज का जो नाम है वो थ्रेड गेज है। क्या है भाई, थ्रेड गेज। क्या है, थ्रेड गेज। थ्रेड का मतलब क्या होता है, थ्रेड का मतलब हिंदी समझो चूड़ी होता है। क्या होता है भाई, चूड़ी। यानी आप देखो जैसे आपके पास एक मैंने बोल्ट बना दिया, मैंने आपको क्या है एक नट बना दिया, तो नट में देखते हो ऐसे ऐसे अंदर चूड़ी रहती है, बोल्ट में भी ऐसे ऐसे चूड़ी रहता है भाई। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 न जाने कितने हैं। तो जैसे एक को मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ये वाला जो ये भाग है, मैं इसको इधर थोड़ा दिखा रहा हूँ कैसे ऐसे होगा। देख रहे हो, इस तरह से रहेगा। तो ये कई सारे हैं, तो सबकी माप क्या होती है, अलग अलग होती है। सबकी माप क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसको उठाओगे और अपनी बोल्ट पे, जिसकी यदि बोल्ट की मापनी है तो जो है कि नट पे, यानी नट की मापनी हो तो नट पे जो है कि रखोगे और बता देगा कि एक जो नट है उसकी जो छोटी छोटी चूड़ियां हैं उन चूड़ियों का माप क्या है, उन चूड़ियों का माप क्या है, थ्रेडिंग का माप क्या है, तो यही बताता है। तो देखो जाब की आंतरिक त्रिज्या को बताता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। देखो बेलनाकार जाब का व्यास गलत बात है, जाब की ऊंचाई और समांतर नहीं गलत बात है, जाब की मशीन में जाब को मशीन में टेडम के समांतर जो गलत बात है भाई। आंतरिक चाहे नट हो चाहे बोल्ट हो उसकी आंतरिक त्रिज्या क्या करता है ये बताता है, ऑप्शन नंबर इज द बेस्ट आंसर। चलो भाई अगला देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, यानी जो चित्र में दिखाया गया फाइल उसका क्या नाम है। यदि आपको चित्र साफ से नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ये चित्र बस ऐसा है, देख रहे हो, ऐसा है। यानी बीच बीच में क्या है, दाने हैं, दाने टाइप का है। क्या है, दाने टाइप का है। ठीक है भाई, चलो ये दाने टाइप का। तो पूछ रहा है ये क्या है, देखो ये रेती है। रेती देखो कई प्रकार से होती है, देखो एक होता है सिंगल कट। क्या होता है भाई, सिंगल कट। सिंगल कट का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई रेती है मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे एक ही कट है। एक होता है डबल कट। क्या होता है भाई, डबल कट। डबल कट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी रेती है, ठीक है, और ऐसे ऐसे भी कटा हुआ है और फिर ऐसे ऐसे भी कटा हुआ है। ठीक है, और ये तो सिंगल कट, डबल कट, कट गया। एक होता है कर्व कट। कर्व कट देखो ऐसा होता है, कर्व कट ऐसी ऐसी होती है रेती, ऐसे ऐसी रेती होती है कर्व कट। तो ये बचा कौन, बचा कौन, रास्प कट। रास्प कट देख रहे हो, दाने दाने का आकार का होता है। इसका प्रयोग जानते हो क्या होता है मेरे भैया, इसका प्रयोग होता है जैसे कि लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, घोड़े की नाल हो गया, इन सब को क्या करते हैं फाइलिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रास्प कट का, रास्प कट फाइल का। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे सिंगल कट जो होता है, सिंगल कट मैंने भी रेती बनाया है, इसमें एक ही कट होता है, ये कितने डिग्री पे कटा होता है बोलना 45 डिग्री पे, और पूछ लेना इसकी सेंटर से जो है कि एंगल कितना बनाता है बोल देना कितना 70 डिग्री। सिंगल कट है ना, सॉरी कितना डिग्री भाई, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। डबल कट में क्या होता है, ये जो कट होता है कितने डिग्री पे होता है, 70 डिग्री पे होता है। और जो ये डायगोनल यानी जो बिकट दूसरा वाला है, बिकट वाला है, वो कितनी डिग्री पर होता है बोल देना सर 51 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है भाई, 51 डिग्री पे होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका बेस्ट आंसर ए सही है। चलो भाई आगे देखते हैं। चलो, इस औजार का क्या नाम है जो चित्र में दिया गया है। देखो थोड़ा सा दिख कम रहा होगा लेकिन मैं बना देता हूं, ऐसे टाइप का है ये, ऐसे, ये ऐसे, इस टाइप का। ठीक है, देखो ये कितने भाई कंफ्यूज होंगे होंगे कि ये डिवाइडर टाइप का है, तो देखो डिवाइडर नहीं है। एक डिवाइडर, एक सॉरी एक डिवाइडर और आपका ये जो कैलिपर्स, दोनों लगभग एक ही तरीके के होते हैं। ठीक है, तो लेकिन डिवाइडर में क्या होता है, डिवाइडर में ऐसा होता है, यानी एक बिल्कुल मुड़ा उड़ा नहीं होता है। इसमें क्लियर नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चित्र में जो है कि ये है, ये वाला है, मैं चित्र बता रहा हूं कि ये वाला चित्र में ये वाला है। तो देखो, तो डिवाइडर आपका गलत आंसर है। एक होता है इनसाइड, एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। देखो तो कैलिपर क्या करता है, कैलिपर जो होता है मेरे भाई ध्यान रखना, कैलिपर जो होता है
कि कोई भी माप हो उसको काफी जो है शुद्धता से मापता है। क्या करता है? काफी शुद्धता से मापता है, इसलिए यूज किया जाता है कैलिपर्स। कैलिपर जो है मेनली जो 2-3 प्रकार का होता है। देखो एक होता है इंटरनल, एक होता है ये एक्सटर्नल। ये कौन सा है? एक्सटर्नल है। सॉरी, ये क्या है? इंटरनल। सॉरी, ये कौन सा है? इंटरनल है। इंटरनल का मतलब ये हुआ, इंटरनल का मतलब ये हुआ कि यदि ये मेरी कोई लेंथ है, इसको मापता है। जैसे मेरी जॉब हो गई, ये मेरी जॉब हो गई, तो ये लास्ट पॉइंट तक इसको टच करता है, लास्ट पॉइंट तक इसको टच करता है। इसकी डिस्टेंस को जो है कि आप स्केल से माप लेते हो। क्या करते हो? माप लेते हो। और आपसे पूछता है कि ये जहां जहां पे मुड़ा है उसका एंगल कितना होता है? बोलना 45 डिग्री होता है। कितना होता है भाई? 45 डिग्री होता है। एक होता है एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल ऐसा होता है। अब देख रहे हो? एक्सटर्नल का मतलब यदि कोई जॉब यहाँ बीच में है, बीच में मैं रख दूं, दिख रहा है ना भाई? हाँ चलो दिख रहा है। यदि कोई जॉब यहाँ पे मैं बीच में रख दूं, तो उसके एक्सटर्नल जो है कि क्या करता है, उसकी जो है लेंथ को मापता है। तो ये इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल हो गया। ठीक है भाई, समझ जाओ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। एक होता है तो ये देखो एक्चुअली ऐसा था, ये कौन सा था? तो इनसाइड यानी इंटरनल, इनसाइड यानी इंटरनल था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक होता है देखो आउटसाइड, तुम्हें बता दिया, डिवाइडर बता ही दिया, ये सब गलत ही है। और देखो ऑड एज क्या होता है? ऑड एज होता है, देखो ऑड एज ऐसे होता है, एक इसमें क्या होती है? कांस्टेंट होती है, मतलब एक जो लेग होती है कांस्टेंट होती है, मतलब कांस्टेंट मतलब सीधा होती है, सॉरी कांस्टेंट नहीं सीधा होती है। दूसरा क्या होता है? टेढ़ा होता है। दूसरा क्या होता है? टेढ़ा होता है। तो इससे क्या कर सकते हो आप? इससे आप ये कर सकते हो कि जैसे मेरा कोई ये कोई जॉब है ऐसा, ठीक है, और इस पर मैं जो है मुझे क्या है इसके समांतर रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है? समांतर रेखा खींचनी है। तो आप जो टेढ़ा वाला है, जो मुड़ा हुआ है, उसको यहाँ पे रखोगे और इसको ये क्या होता है? रिवेट होता है। रिवेट का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। और आपको जितनी दूरी पे खींचना है उसको तान दोगे और यहाँ पे ऐसे एक यहाँ ऐसे खींचते चले जाओगे और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी समांतर रेखा समांतर जो है कि चिन्ह दर्शाना हो तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? ऑड लेग कैलिपर्स। एक ऑड लेग का दूसरा नाम है, ऑड लेग का दूसरा नाम होता है जैनी कैलिपर्स। कौन सा होता है भाई? जैनी कैलिपर्स, जैनी कैलिपर्स। ठीक है भाई, चलो तो इतना नॉलेज काफी हो गया। आगे देखो क्वेश्चन। चलो अगला है, व्हाट इज द कॉज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर? टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी का मतलब जो ये नहीं कि पेड़ में लकड़ी जो है, लकड़ी का मतलब जो लकड़ी ऑलरेडी काट के रखी जा चुकी है उसको बोलते हैं टिम्बर। ठीक है, तो एक्चुअली देखो एक लकड़ी को टिम्बर नहीं बोलते, तो लकड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? टिम्बर, टिम्बर बोलते हैं। लकड़ियों के समूह यानी ग्रुप ऑफ वुड्स इज कॉल्ड एज टिम्बर। ठीक है, तो देखो लकड़ी में ट्विस्टिंग का क्या कारण हो सकता है? ट्विस्टिंग माने ट्विस्ट करती है, यानी तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो बताओ भाई। देखो पहला ऑप्शन है दोषपूर्ण भंडारण, यानी आपने जो उसको रखा है, भंडारण किया है, मैं बताया ना कि ग्रुप्स होता है, मतलब ढेर सारी लकड़ियां, तो जो भंडारण किया है सही जगह पर नहीं रखा है इसकी वजह से, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भैया। एक है गिलेट सीजनिंग, तो ये भी गलत, बिल्कुल गलत बात है। अगला है कि शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता का मतलब यह है कि शाखा जो है कि जो कटी हुई है, जो लकड़ी आप काटे हो, कहीं ज्यादा जो है कि मोटी हो गई, कहीं कम मोटी हुई, कहीं चौड़ी हो गई है, कहीं पतली हो गई है, तो वो चीज होता है। ठीक है भाई। एक असमान सिकुड़ना। असमान सिकुड़ना का मतलब यह है कि अगर सपोज दैट आपकी इतनी मोटी जो है कि मैंने मान लिया कोई टिम्बर है यानी लकड़ी है, ठीक है, क्या है? इतनी मोटी लकड़ी है। अब सपोज दैट ये समय बीत रहा है, वक्त बीत रहा है, उसके साथ क्या है बेचारी, कभी ऐसे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी ऐसे मुड़ना जो है कि सिकुड़ना चालू करे। जब सिकुड़ना चालू करेगी अनियमित रूप से, तो क्या इसमें जो है ट्विस्ट नहीं आएगा? यही तो है ट्विस्ट। इसका मतलब यह है कि असमान तरीके से सिकुड़ना। यदि सिकुड़े भी, अगर सिकुड़े भी तो सभी जगह एक समान सिकुड़े, तब तो ट्विस्टिंग आएगा ही नहीं, तब तो ट्विस्टिंग आएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि असमान तरीके से सिकुड़े। तो ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। चलो भाई अगला देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ मोटाइज सीजल? मोटाइज सीजल का क्या काम है? मोटाइज सीजल का क्या काम है? चलो देखो, पहला ऑप्शन है लकड़ी में सामान्य छेदीकरण करना। नेक्स्ट अगला है लकड़ी में आयताकार छेद करना। फिर अगला है लकड़ी को छीलना एवं फिनिशिंग देना। और लास्ट ऑप्शन क्या है? लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो देखो भाई, जो मोटाई छेनी होती है ना, क्या होती है? मोटाई छेनी होती है। इसका हम जो है प्रयोग कब करते हैं? इसका हम प्रयोग करते हैं कि आयताकार जो है कि यदि आपको कोई लकड़ी वगैरह मतलब जो है कि
होल करना हो तो वहां पे जैसे आप देखोगे कि चारपाई होती है तो चारपाई के जो चार पैर होते हैं उनमें आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो है कि अब तो कम ही देखने को मिलता है। जो पहले वुड लकड़ी की होती थी तो उसमें क्या करते थे, जो कारपेंटर होते थे इस प्रकार जो है कि होल बना देते थे आयताकार, ठीक है। तो आयताकार होल बना देते थे तो उसका आकृति कैसा होता था भाई उस छेनी का, उस छेनी का आप लोग आकृति देखोगे तो मेरे ख्याल से लगभग ऐसा ही होता था, ठीक है भाई, इस प्रकार की। तो यही हमारी कौन सी है, मोटाइल छेनी है। कौन से भाई, मोटाइल छेनी है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यही होती है जो लकड़ी को जो है कि आयताकार रूप में काटती है, ठीक है। ये आपकी मोटाइल छेनी है, ठीक है भाई। चलो बी इज द बेस्ट आंसर। अगला देखो, अगला क्या है, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल। यानी कोई शीट मेटल है उसमें तेज मोड़ के लिए आप कौन सा जो है कि स्टेक यूज करते हो, पहले करते हो। स्टेक का मतलब क्या होता है भाई, स्टेक का मतलब समझो कि जैसे आपको कोई चीज मोड़ना हो, पीटना हो, कुछ भी करना हो तो कहते हैं ना कि भाई थोड़ा इसको सपोर्ट दे दो। जैसे होता है कि नॉर्मल चीज भाई तो कुछ मैं कुछ उठा रहा हूं तो बोलते हैं थोड़ा सा भाई टेक दे दो यार, सपोर्ट दे दो। तो स्टेक का मतलब ये होता है सपोर्ट। स्टेक का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। तो जो जहां शब्द स्टेक आ जाए उसका मतलब समझो कि भाई स्टेक देना है, नहीं सपोर्ट देना है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि कोई शीट मेटल है उसको जो है कि तेज मोड़ना है, तेज मोड़ना है, आप कौन से स्टेक का यानी किस सपोर्ट का यूज करोगे। तो देखो ये होता है ऑप्शन नंबर बी जो कि इज द बेस्ट आंसर। और जो एक होता है वर्गाकार स्टेक, वर्गाकार जो स्टेक होता है वो जो है कि नॉर्मल लगभग सभी कामों में यूज होता है। जैसे यदि कोई नॉर्मल काम करे, कोई स्पेशल काम ना हो तो वहां पे आप वर्गाकार स्टेक यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। अब एक होता है ब्लो हार्न स्टेक। क्या होता है ब्लो हार्न स्टेक, ब्लो हार्न स्टेक की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, शंक्वाकार होती है। कैसी होती है भाई, शंक्वाकार होती है। यानी आपको जो है कि यदि कहीं सब किसी कोई जो है कि आप जो है कि जॉब बना रहे हो तो वहां पे आपको अगर किसी शंक्वाकार आकृति को बनाने की आवश्यकता हो तो वहां पे आप इस सपोर्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बेस्ट आंसर कौन सा है, बी नंबर है, ठीक है भाई। चलो और मेरे ख्याल से आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई। चलो देखो, विच टाइप ऑफ कोल्ड सीसल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मेटल्स एट द कॉर्नर। यानी यानी किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है भाई। तो देखो एक फर्मर छेनी होती है, एक कोल्ड छेनी होती है। तो फर्मर छेनी अभी बताया था, फर्मर छेनी ये आपका ऐसा होता है, नॉर्मल जो छेनी होती है आप इसको नॉर्मल यूज करते हो, नॉर्मली यूज करते हो, ठीक है भाई। तो ये फर्मर छेनी होती है। बाकी मैक्सिमम केसेस में हम जितने भी यूज करते हैं चाहे उसमें हैंडल लगा हो ना लगा हो या फिर पूरा का पूरा जो है कि कार्बन स्टील की ही छेनी हो, सारे के सारे लगभग किसमें आते हैं, कोल्ड छेनी के अंतर्गत आते हैं। तो भाई जिस भाई को अगर होगा कि ये ठंडी छेनी क्या है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो तो देखो भाई किस प्रकार की छेनी से आप किनारों पर जो है कि वर्गाकार आकृति बनाओगे। देखो एक ऑप्शन दिया है वेब सीसल। तो वेब सीसल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई जाप बनाया है उसमें आपने क्या कर दिया, होल कर दिया, किससे, ड्रिल मशीन से। ड्रिल मशीन से होल कर दोगे तो क्या होता है, एक्चुअली पूरा जो है कंप्लीट हो जाता है लेकिन थोड़ा बहुत उसमें जो है कमी रह जाती है। तो वेब सीसल का यूज करते हैं इसमें ताकि पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाए, बढ़िया से क्लियरेंस हो जाए, ठीक है। अगला ऑप्शन है क्रॉस कट सीसल। कौन सा है, क्रॉस कट सीसल। क्रॉस कट सीसल का आप यूज वहां पे करते हो मेरे भाई जहां पे जो है कि की वगैरह होल वगैरह बनानी हो वहां पे। अगला ऑप्शन है हाफ राउंड सीसल। तो हाफ राउंड सीसल का जो है कि छेनी होती है उसका जो टिप होता है यानी पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाफ यानी हाफ सर्कुलर होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप वहां पे करोगे ग्रुप्स बनाने में, किसमें, ग्रुप्स बनाने में। ग्रुप्स यानी जिसको आप स्लॉट बोल सकते हो, क्या, स्लॉट बनाने में, लेकिन चौड़ा स्लॉट बनाने में। लेकिन ये क्रॉस कट है, ये भी ग्रुप्स बनाने में यूज होता है लेकिन जो है कि छोटे मतलब आकृति का जो है कि ग्रुप्स बनाना हो, यानी जैसे ये मेरी जॉब हो गई इसमें जो है कि मेरे को ग्रुप्स बनाना है यानी ऐसे स्लॉट बनानी है तो वहां भी यूज होता है। तो लास्ट आंसर है डायमंड पॉइंट सीसल। डायमंड का देखो आकृति ऐसा होता है, सभी लोग जान भैया डायमंड का आकृति ऐसा यानी ऐसा होता है लगभग, ठीक है। तो ये क्या करता है, किनारों पे क्या है, चौक सा है, क्या है, किनारों पर काफी नुकीला है। तो इसका प्रयोग जो है डायमंड पॉइंट सीसल है, इसका प्रयोग आप जो है कि यदि वर्गाकार बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। यदि कोई आप सोचो कि मैं भी आकार की आकृति बनाना चाहूं तो वो भी बना सकते हो यहाँ पे इसकी हेल्प से। ये सपोजेट मेरा क्या है, डायमंड सीसल है, डायमंड सीसल है। तो आपसे पूछा वर्गाकार तो डी ऑप्शन है क्या आपका बेस्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलो चलो